हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत आईआर रिचर्ड का जो मूल सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है ये चैप्टर 4 हमारा है और ये इसका पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने इससे संबंधित 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत जो प्लेटो है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, उसके बाद मैंने अपलोड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा सिद्धांत, तो वो काव्य भाषा सिद्धांत। उसके बाद मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड का सिद्धांत अपलोड किया था काव्य आलोचना सिद्धांत। उसके बाद जो आईआर रिचर्ड हैं उनका जो सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, उसको मैंने अपलोड किया था। तो यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लोगे, वहाँ पे ये सारे वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको सारे वीडियो जितने भी पेपर 2 हिंदी से संबंधित मैंने अपलोड किए हैं, लगभग 17 से 18 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, तो उनमें आप उसको जाकर चेक कर लोगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कुछ और जो वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे झारखंड दरोगा मेंस में जो हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, तो आप इन जो झारखंड ऑल एग्जाम PYQ नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उस सब में आप इनको चेक कर लोगे। आपको कई सारे वीडियोज जो हैं हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल टाइप करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो वीडियो का PDF है और जो इन्फॉर्मेशंस आते रहती हैं वो मैं यहीं पे अपडेट करता हूं। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन तो जो जरूर कर लें। था उसमें हम यूबर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड का जो जीवन था उसके बारे में हमने देख लिया था, उनका संप्रेषण सिद्धांत को देख लिया और मूल सिद्धांत को इस वीडियो में हम देखेंगे। उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें थी वो सारी मैंने आपको बता दी थी, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर ले। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स 1922 में छपी थी, मीनिंग ऑफ मीनिंग अर्थ का अर्थ 1923 में छपी थी, सबसे इंपॉर्टेंट 1924 आप याद रखेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में छपी थी, ये आप याद रखें। साइंस एंड पोइट्री ये 1925 में छपी थी। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में छपी थी। उसके बाद कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन ये 1935 में छपी थी। उसके बाद द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक ये 1936 में छपी थी। तो ये जो प्रकाशन वर्ष है ये पूछे जाते हैं, जिस कारण से ही मैंने इनको बताया है। जो आईआर रिचर्ड्स थे वो एक मनोविज्ञान थे और अर्थविज्ञान के छात्र थे, तो इससे संबंधित ये थे। इस कारण से ही जो इनका जो काव्य सिद्धांत है उसमें आपको मनोविज्ञान और अर्थविज्ञान से संबंधित जो जितने भी जो सिद्धांत होते हैं वो आपको इनकी जो आलोचना जो होती है साहित्य के जो इनके सिद्धांत हैं उनमें आपको मनोविज्ञान और अर्थविज्ञान का संकेत देखने को मिलता रहेगा। तो जो आईआर रिचर्ड मानते थे कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग का जब आगमन हुआ, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण जब हुआ तो मनुष्य का जो जीवन है वो जटिल होता चला गया। मनुष्य का जो जीवन है वो जटिल हो गया है। इतनी जटिलता पूर्व औद्योगिक समाज में नहीं थी। जो औद्योगिक समाज आया उसमें जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो बढ़ती गई। औद्योगिक सभ्यता में मनुष्य की भौतिकवादी जो दुनिया है उसका विस्तार काफ़ी अधिक तेजी से हुआ। इस कारण से मनुष्य में जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली गई। जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली, क्योंकि औद्योगिकरण होता गया तो पूंजी जो है वो बढ़ता चला गया। जो नई नई जो गैजेट्स हैं वो उनका आविष्कार होता चला गया, जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया। तो इस तरह से जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली गई। तो ऐसा सहज ही होता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो कुछ इच्छाएं पूरी हुई और जो अधिकांश इच्छाएं थी वो अधूरी रह गई। और जब ये जो इच्छाएं जो है वो संतोष प्रदान करती है, जो इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है, या आपको यदि इनकी पूर्ति आपकी हो जाए तो वो आपको संतोष प्रदान करते हैं। लेकिन जब इच्छाएं पूर्ति ना हो, जब इच्छा जो है वो अपूर्ण रह जाए तो वो आप में असंतोष प्रदान करती है। इस प्रकार जो मनुष्य का जो भाव है वो असंतोष और संतोष के द्वंद्व में चलता चला गया। जब औद्योगिकरण आया उस समय की ये बात है। तो इसमें मनुष्य की जो चित्तवृत्तियां में जो मन में पैदा होता था वो दुविधागत मन स्थिति हो गई, जिसके कारण जो जीवन था वो सुख शांति जो जीवन की थी वो नष्ट चली गई। मतलब औद्योगिकरण के आने से जो मनुष्य की इच्छाएं थी, भौतिकवादी जो मनुष्य होता चला जा रहा था, जिसके कारण उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गईं
और ऐसा तो संभव हो नहीं सकता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो कुछ इच्छाएं आपकी पूरी हुई, कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई। तो जो इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं इससे आपको असंतोष पैदा होता है, और जो इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती है इससे आपको संतोष मिलता है, आपको जो संतोष मिलता है। तो इस कारण से जब ये जो अपूर्ण और पूर्ण की जो बीच में टकराव जो होता चला गया, जिस कारण से जो मनुष्य का जीवन है उसकी सुख और शांति नष्ट हो गई औद्योगिकरण आने से। तो आइए रिचर्ड का जो मूल सिद्धांत है वो इसी के संदर्भ में है। जो मूल सिद्धांत है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र से आया है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र से आया है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखोगे। आरंभिक पूंजीवाद के दिनों में जो व्यक्तिवाद का जो संदर्भ था वो मूल्यवता की चर्चा होती थी। मतलब मनुष्य का जो मूल्य क्या है, मनुष्य का क्या व्यक्तिवाद है, उसका मूल्यवता क्या है, उसका मनुष्य का मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सब पे आरंभिक जो पूंजीवाद होता था उस समय यह चर्चा होती थी। पूंजीवाद कहने का मतलब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना। जो उत्पादन का कोई भी साधन है उस पर निजी स्वामित्व होना और श्रम के शोषण पर आधारित एक व्यवस्था थी। जब उत्पादन का साधन किसी एक व्यक्ति के जो पूंजीवाद हो, जो अमीर हो, उस एक व्यक्ति के पास चला जाता है तो इसमें जो श्रमिक हैं उनका शोषण होता है। तो ऐसी जो आधारित व्यवस्था होती है इसे ही पूंजीवाद व्यवस्था कहते हैं। तो जब पूंजीवाद व्यवस्था का आरंभ हुआ तो इन दिनों में जो व्यक्ति का जो मौलिक कर्तव्य होता था, उसकी जो मनुष्य का मूल्य क्या मनुष्य का कर्तव्य है, इन सब पे शुरुआत में चर्चा होने लगी। यह मूल्यवता जो थी वो उपादेय या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो शुरू में आरंभ में जो चर्चाएं होती चली गई, इसका सीधा सा अर्थ था कि कोई भी वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी है या नहीं, इस पे ही वो यही कसौटी एक कस दी गई थी कि कोई भी वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी है या नहीं। तो इसी पे उसका जो चर्चा होती थी, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बेंथम ने किया। बेंथम जो थे, इनका जो सिद्धांत था वो उपयोगितावादी था, उपयोगितावादी सिद्धांत था, यूटिलिटिज्म, ठीक है। तो किसी वस्तु, विचार अथवा कार्य का महत्व आंकने के लिए उपयोगिता की कसौटी, कोई भी वस्तु आप आविष्कार करते हैं, कोई भी आपका विचार है या फिर आप कोई भी कार्य करते हैं, इसका कसौटी आप कैसे कसोगे तो वो कितना मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो इसे ही उपयोगितावाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ऐसा होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख मिलने वाला जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया उपयोगितावादी सिद्धांत। ये किसने किया? तो ये बेंथन ने किया, आप भी याद रखोगे। आइए जो रिचर्ड्स हैं उन्होंने बेंथन का जो अर्थ दर्शन का मनोविज्ञान रूपांतरण किया, क्योंकि ये मनोविज्ञान के छात्र थे और अर्थ विज्ञान के भी छात्र थे, जिन कारण से इन्होंने जो बेंथम का अर्थ दर्शन था उसी को मनोवैज्ञानिक रूपांतरण किया और बाद में मनोवैज्ञानिक रूपांतरण से इसका साहित्यिक रूपांतरण किया और उसी साहित्य सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कब छपा, ये आपको याद रखना चाहिए, 1924 में छपा। इसके 7वें अध्याय में रिचर्ड ने बेंथम का उल्लेख भी किया। बेंथम जो है वो उपयोगितावादी दर्शन के अनुसार मनुष्य के सभी कार्यों का अंतिम उद्देश्य होता है सुख प्राप्ति। अब मनुष्य कोई भी कार्य करता है, जैसे वो घर में एसी लगा रहा है, पैसे कमा रहा है, खाना खा रहा है, तो उसका, इनका कहने का अर्थ है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक कार्य है, वो सुख की प्राप्ति। कूलर लगा रहा है, फैन लगा रहा है, अपनी सुविधाएं, घर में सुविधाएं बढ़ाते चला जा रहा है, भौतिक होता चला जा रहा है, तो उसका सीधा सा एक ही अर्थ इनका कहना है कि वो सुख की प्राप्ति दे, तभी वो मनुष्य की जो मूल है वो कसौटी पे उतरेगा। कोई वस्तु मनुष्य के लिए उचित है या अनुचित है, ये तभी संभव हो पाएगा जब वो मनुष्य को सुख प्राप्ति दे सके। रिचर्ड ने चित्तवृत्तियों, मतलब कि जो रिचर्ड ने मन का जो भाव है उसकी संतुष्टि और संतुलन तथा सामंजस्य का नाम दिया। रिचर्ड ने इसी जो सुख की प्राप्ति है उसको कहा कि संतुष्टि, संतुलन तथा सामंजस्य होना चाहिए मनुष्य की जो अंतर भावना है उसमें, तो इसी को इन्होंने ये नाम दिया। रिचर्ड ने उसी चीज को मूल्यवान बताया है जो इच्छा को संतुष्टि करे। रिचर्ड ने उसी चीज को मूल्यवान बताया है, मनुष्य के लिए ऐसे ही चीजें मूल्यवान हैं जो उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करे। ऐसा नहीं हो कि वो इच्छाओं को अपूर्ण कर दे, जिसके कारण मन में कौतूहल उत्पन्न हो और जो आपका जीवन हो वह अस्त व्यस्त हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि वह अपने समान या उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी इच्छा को असंतुष्ट ना करे।
कहने का इनका अर्थ है कि जो मनुष्य का मूल्य जो जो जो, जो चीज़ है वो उन्होंने संतुष्टि को बताया है कि मनुष्य को संतुष्टि मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो संतुष्टि है वो किसी की इच्छाओं को अपूर्ण करके वो संतुष्टि मिले। ऐसा नहीं है। दूसरे की इच्छा को असंतुष्ट किए बिना यदि कोई इच्छा संतुष्ट हो जाती है तो वही सबसे अधिक मूल्यवान है। पूर्णता तो यह है कि सारी इच्छाएं संतुष्ट हो और जो आवेग हो, जो मतलब जो स्ट्रांग फीलिंग हो, आपके इंटेंशन और इमोशन हो, उसका सामंजस्य स्थापित हो। पूर्णता तो रिचर्ड पूर्णता उसमें मानते हैं जब आपकी पूर्ण इच्छा पूरी हो, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति हो जाए और सारे जो आपके फीलिंग्स है, आपके इंटेंशन है, आपके जो इमोशंस हैं, उनसे उसका जो इच्छाएं हैं उनका संतुलन बना रहे, तो ये इसी को वो अपूर्ण मानते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव थोड़ी है। व्यवहार में ऐसा नहीं संभव है कि आपकी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाए। इच्छाओं की तृप्ति में अधिकतम चित्तवृत्तियां, मन के भावों में संतुलन और न्यूनतम क्षरण छिन्न होने का प्रस्ताव इन्होंने कहा। इसी को उन्होंने संवेदन मतलब सुख दुख की अनुभूति भी कहते हैं। इनका कहना है कि जो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होनी चाहिए और दूसरे की जो इच्छा है वो उससे नहीं कमना चाहिए। मतलब कि आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए और दूसरे की इच्छाएं अपूर्ण ना हो, ऐसी होनी चाहिए आपकी। इसी को वो मूल्य मानते हैं। तो इसी में वो कहते हैं कि अधिकतम जो इच्छाओं की तृप्ति हो, जो मन के संतुलन हो वो अधिकतम हो और उसका जो क्षरण हो, जो निगेटिव भाव हो वो कम हो। और इसी को उन्होंने संवेदन कहा है। संवेदन का अर्थ है कि सुख दुख की अनुभूति कहा है। लेकिन जो रिचर्ड के अनुसार ऐसा थोड़ी है कि अच्छे वस्तुओं और बुरे वस्तुओं का होना आधार मनोविज्ञान ही है। रिचर्ड मानते हैं कि किसी वस्तु के अच्छा होना या फिर किसी वस्तु का बुरा होना उसका एक ही आधार है, वो मनोविज्ञान है। किसी भी मूल्यांकन संबंधित अवधारणाओं का संबंध वस्तु की बंध मानसिक आवेगों मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इंटेंस जो इमोशंस होता है उससे रिलेटेड होता है। रिचर्ड के मन को स्नायु तंत्र या उसकी क्रियाओं का जो अंग मात्र स्वीकार करते हैं। जो इमोशनल है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको मानते हैं कि वही एक जो अंग, जो मनुष्य का जो अंग मात्र है। ये कहाँ पे उन्होंने लिखा है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये चीजें लिखी है। जो मानव के भीतर परस्पर विरोधी आवेग की उपस्थिति होने को स्वीकार करते हैं। जो आयर रिचर्ड्स है वो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर परस्पर विरोधी आवेग होता है, जो कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो उनको दो भागों में बांटा है। तो पॉजिटिव जो बोलते हैं उसको एपेटेंसी बोलते हैं और जो निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव जो होता है उसको एपेटेंसी बोलते हैं और निगेटिव को एवर्जन बोलते हैं। तो अभिलाषा या इच्छा है ये पॉजिटिव मनोभाव है और वितृष्णा और विमुखता है ये नेगेटिव मनोभाव है। तो इच्छा प्रवृत्ति मूलक अर्थात पॉजिटिव है, ठीक है। और जो आसक्ति परक आवेग है मतलब जो इच्छा है वो प्रवृत्ति मूलक पॉजिटिव है और आसक्ति परक आवेग है, और वितृष्णा निवृत्ति मूलक है मतलब निगेटिव आवेग है, ठीक है। इस आवेगों के बीच संघर्ष और विरोध होता रहता है। निगेटिव पॉजिटिव के बीच मनुष्य के अंतर्मन में संघर्ष और विरोध जो हमेशा वो होता रहता है। आदर्श स्थिति यही होती है कि मन के संघर्षरत सभी आवेग शांत हो जाए, और जो कि असंभव है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो कभी हो सकता है। आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति होगी, कुछ इच्छाएं अपूर्ण होगी। तो आदर्श स्थिति तो यही होती है कि सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए और आपका मन जो है वो मन का जो जितने भी आवेग है वो शांत हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि अधिकतम आवेग संतुष्ट हो। आप प्रयास करें कि ऐसा होने चाहिए कि आपके अधिकतम आवेग जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, आपके जो अधिकतम इमोशंस होते हैं उनकी पूर्ति हो, तथा न्यूनतम आवेग जो है वो अतृप्त रहे मतलब उनकी पूर्ति ना हो। तो कुछ शांति इससे मिल सकती है। और यह जो कार्य है यह कार्य करने में कविता है या फिर कोई अन्य कलात्मक चीजें होती है, कलाकार होते हैं, गाना, मूवी, तो ये सारी चीजें होती है, ये इसको आसानी से कर सकती है। तो यही वो कहते हैं कि जो हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति है उनको करने के लिए जो कलाकार है, जो कविता है, वो इसमें काफी अच्छे तरीके से काम करेगी। और ये इसका कारण क्या है? आखिर कलाकार के जो मनोभाव है इससे ही ये पूर्ति क्यों होगी? तो वो कहते हैं कि कवि या कलाकार जो होता है वो ऐसे असाधारण लोग होता है जिनकी अपनी अनुभूतियों पर अधिकतम नियंत्रण होता है, उनके विभिन्न क्रियाओं में सर्वोत्तम सामंजस्य होता है। कहते हैं कि कवि जो होते हैं वो असाधारण और विलक्षण प्रकृति के लोग होते हैं
जिनकी अपने अनुभूति, जिनके अपने अंतर्मन पर काफ़ी अधिक नियंत्रण होता है, जिसके कारण उनकी जो क्रियाएं होते हैं, जो पॉजिटिव निगेटिव और जो चीज़ों को देखने का उनका अनुभव होता है, वो सर्वोत्तम होता है, उसमें सामंजस्य वो अच्छे तरीके से स्थापित कर पाते हैं। स्वार्थी भी स्वभाव जनित संकीर्णता और असत्यवत विमूढ़ता का स्थान जटिल रूप से निपुण शांति ले लेती है। जब आप कलाकार, जब आप किसी गाने को सुनते हो तो आपका जो स्वार्थ की संभावनाएं होती है, जनित संकीर्णता जो आपके दिमाग में होती है, अस्त व्यस्त विमूढ़ता की स्थिति जो आपके दिमाग में बनती है, तो जटिल रूप से इनमें जो कलाकार की यदि आप कविताएं पढ़ें, कहानी पढ़ें, तो उसमें आपको शांति ये प्रदान करती है। कवि की इसी समन्वित और संतुलित मनादशा से उत्पन्न कृति, जब आप कवि ऐसे जो कृति करता है तो उससे पाठक या भावक, मतलब जो पाठक पढ़ता है या फिर वो उसको जो सुनता है, तो उसके अंतर मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसको रंग देती है। इसी दशा के आवेग में संघर्ष जो है, मनुष्य के बीच जो संघर्ष होता है प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो भावनाएं हैं उसके बीच, उनको वो संघर्ष जो है वो रुक जाता है और पाठक को परम शांति एवं विश्राम और आराम मिलता है। ठीक है, रिचर्ड इसी अवस्था को मूल अवस्था मानते हैं। ठीक है, रिचर्ड जो है वो इसी अवस्था को मूल्यवान मानते हैं और उनके लिए इसी क्षण का मूल्य है। वह मूल्य की परिभाषा करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे वो मूल्यवान है। तो यही इनका पूरा मूल्य सिद्धांत है। आवेगों की विश्रांति, जो विराम और आराम है, देने के लिए कविता जो है वो मूल्यवान है। कविता हो, कोई यदि आप गाना सुनते हो, आप देखो कभी आप अरिजीत सिंह का गाना सुनते ही होंगे, तो आपको कितनी शांति उससे मिलती है। तो यही जो आई रिचर्ड्स है उनका यही कहना है कि जो कलाकार हो उससे जो मनुष्य की जो मूल जो संघर्ष होता है पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स के बीच, वो उनको रोक दे और मनुष्य को परम शांति प्राप्त करे। कवि की इसी मनोवैज्ञानिक मूल की स्थापना रिचर्ड्स करते हैं। इसी के आलोक में कविता की उपदेश सिद्धांत कहते हैं और उनके पहले सारे जो काव्यालोचना है उनको निरर्थक मानते हैं। उनका कहना है कि यही जो है जो परम शांति प्रदान करना, यही मूल सिद्धांत है और उससे पहले जितने भी काव्य आलोचना सिद्धांत है उनको वो निरर्थक मानते हैं, जो इनकी गलती है। इनके भी सिद्धांत में कई सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रिचर्ड्स जो थे, रिचर्ड्स से पहले काव्य आलोचना में, रिचर्ड्स से जो पहले वो तो काव्य आलोचना में सौंदर्यपूर्ण भूति में कुछ लोकोत्तर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लोकोत्तर मतलब कि जो इस लोक का ना हो, अलौकिक हो, तो ऐसी जो मनोदशा, मतलब ब्रह्मानंद, भारतीय साहित्य जो काव्य शास्त्र है उसमें इसे ब्रह्मानंद कहा गया कि ऐसी जो आनंद जो कि इस लोक में ना मिले, जो परलौकिक आनंद हो, वो कहा गया। तो रिचर्ड से पहले जो आलोचना थी वो अलौकिकता पे बात करती थी, वह इंद्रियों से परे अगोचर सौंदर्य की दृष्टि थी। लेकिन जैसे देखिए इमानुएल कांटे की जो सौंदर्य दृष्टि यही थी, ये इमानुएल कांटे जो है उनके सौंदर्य जो कोई दृष्टि जो थी वो अलौकिक ही थी। उनका कहना था कि काव्य जो है, काव्य पढ़ने के बाद आपको ऐसा आनंद मिलेगा जो इस लोक का ना हो, वो अलौकिक आनंद आपको मिलेगा। रिचर्ड्स की जो महत्ता है इसमें है कि उन्होंने सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति की इंद्रियों की अनुभूति से जोड़ा है, वो इनको लौकिक बना दिया है। ऐसा नहीं कहा कि आपको परमानंद मिलेगा जो इस लोक का ना हो, उनको आपको आनंद मिलेगा लेकिन वो इसी लोक का होगा, परलौकिक नहीं होगा। वह सौंदर्य अनुभूति को अद्वितीय भाव दशा मनोदशा नहीं मानते हैं, साहित्य की अलौकिक सत्ता की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। वो कहते हैं कि जो आपको अनुभूति मिलती है काव्य पढ़ने के बाद, आपको जो शांति मिलती है वो अलौकिक नहीं होती है, वो मनुष्य की जो चेतन मन में वो स्थित होता है जिस कारण से ही आपको मिलती है, मतलब वो इस लोक का ही होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिचर्ड द्वारा जो प्रस्तावित विश्रांति या आराम का भाव है वो आनंद का भाव नहीं है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो आप इसको याद रखोगे कि रिचर्ड के द्वारा जो प्रस्तावित जो विश्रांति है, मतलब आराम का जो भाव है, उसका मतलब आनंद नहीं होता है। यह सही है कि रिचर्ड ने अपने मूल सिद्धांतों को बेंथम और जेम्स मिल के सुख कामना सिद्धांत, मतलब हेडोनिज्म की बुनियाद पर खड़ा किया है। मतलब बेंथम और जेम्स के जो सिद्धांत है वो हेडोनिज्म है, लेकिन जो रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है वो सुखवादी नहीं है, हेडोनिस्ट नहीं है। वृत्तियों के जिस सामंजस्य और संतुलन को रिचर्ड्स ने मूल्य माना है उसमें आनंद की भूमिका नहीं है, उसके लिए काव्यानुभूति आनंदभूति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि आपको आनंद मिलेगा इससे, उनका कहना है कि आपको विश्राम, अशांति, आपको परम शांति मिलेगी, वो इनका कहना है, ना कि आनंद इनका कहना है। ठीक है,
अब जो इनका सिद्धांत था उनके कई सारे आलोचक भी होंगे। यदि आप कोई सिद्धांत देते हो तो उस समय के बाद जो आगे के जो आएंगे राइटर्स, आगे के जो आलोचक आएंगे वो आपकी आलोचना करेंगे ही। तो आइए, रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक मूल सिद्धांत की कई बड़े समीक्षकों ने इसके द्वारा इसको ग्रहण नहीं किया है। जैसे टी.एस. इलियट, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। टी.एस. इलियट की बुक है द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। इनकी भूमिका वो मॉडर्न माइंड में इनकी विरोध में कई सारे चीज़ें लिखते हैं। इलियट लिखते हैं कि मैं इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता जो स्वयं शुद्ध व्यक्तित्व मनोविज्ञान की नींव पर टिका हो। इनका जो सिद्धांत है, जैसा कि मैंने बताया कि वो अर्थ विज्ञान और मनोविज्ञान के छात्र थे, जिसी कारण से उनका जो सिद्धांत था उस पर मनोविज्ञान की काफ़ी झलक दिखती थी। तो उनका कहना है कि ऐसी व्यक्तित्व जो खुद की व्यक्तिगत जो मनोवैज्ञानिक दशा है उस पर यदि कोई सिद्धांत दिया जाए तो मैं ऐसे सिद्धांत को नहीं मानता। यह टी.एस. इलियट का कहना है। इलियट का निवारिकता जो सिद्धांत है वो रिचर्ड्स के मत के विरुद्ध है। जो रिचर्ड्स का मत है उसके टोटली विरुद्ध में इलियट का जो है निर्वैयक्तिकता सिद्धांत है। व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित साहित्य सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया हमेशा मान्य नहीं हो सकती। टी.एस. इलियट का कहना है कि ऐसे सिद्धांत को आप नहीं मान सकते हैं जो कि एक व्यक्तिगत अनुभव पर लिखा गया है। ठीक है, तो रिचर्ड जो है वो सामंजस्य और संतुलन की प्रक्रिया को समझाने में असमर्थ रहे हैं। उनका कहना है कि सामंजस्य और संतुलन की जो प्रक्रिया इन्होंने समझाया है, पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्सों को परम शांति मिलने की बात कही है कि ये कलाकार के द्वारा मिल जाएगी, कला के द्वारा मिल जाएगी, उनको समझाने में ये असमर्थ रहे हैं। रिचर्ड जिस मनोविज्ञान का सहारा लेकर अपने कार्य अनुभव और वैज्ञानिक आधार दे रहे हैं वो स्वयं सच्चे अर्थों में विज्ञान नहीं है। टी.एस. इलियट कहते हैं कि आप ऐसे जो सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत दे रहे हैं जो स्वयं में एक विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान स्वयं में एक विज्ञान नहीं है, इसमें निरंतर जो है वो खोजें होती चली जा रही है। तो आप ऐसा हो कि अभी आप इस सिद्धांत पे खड़े हैं और आगे चल के कुछ और चीज़ खोज हो जाए तो आपका सिद्धांत तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो यही टी.एस. इलियट का कहना है। रिचर्ड का जो तत्कालिक जो मनोविज्ञान के संदर्भ में जितने भी खोजें हुई थी उनसे संदर्भ ही इनका जो आलोचना सिद्धांत था, जिस कारण से आगे जब इसमें आलोचना सिद्धांत में बदलाव होगा, मनोविज्ञान में जब बदलाव होगा तो आपका सिद्धांत तो सीधा सीधा फेल कर जाएगा। तो यही टी.एस. इलियट का कहना था। इसलिए उनका अस्थायी और मान्य रह पाना संदेहास्पद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आवेगों पर रिचर्ड अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अचेतन और अर्धचेतन मतलब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड पर संदर्भित था। इसका निश्चयात्मक रूप संभव नहीं है, अतः इसके आधार पर सिद्धांत निर्माण बहुत पुख्ता नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि जो खुद ऐसा सिद्धांत है जो अपने जो अर्धचेतन और अचेतन में चला गया है, सिद्धांत मन की अचेतन और अर्धचेतन में है और उस सिद्धांत के अनुसार आप अलग एक सिद्धांत बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आवेग की विश्रांति को काव्य का प्रयोजन बताकर रिचर्ड काव्यास्पद के सर्वकालिक और सार्वभौमिक जो अवधारणा है उनकी अनदेखी करते हैं। यह टी.एस. इलियट का कहना है। अंत में हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि रिचर्ड के अनुसार काव्य और कलाकार मानव के अन्य व्यापारिक संबंध हैं। जो काव्य और कलाएं जो है वो मानव के अन्य व्यापारिक संबंध है जिसमें भिन्न और पृथक नहीं है, जो उसमें जो भिन्नता और पृथकता नहीं होती है। किसी भी मानव क्रिया का मूल बात इस पर निर्धारित होता है कि वह किस सीमा तक मानव मनोवेग जो उसका आवेग है, उसके फीलिंग्स है, उसके इमोशंस है, उसको संतुलन और व्यवस्थित उत्पन्न करने में सक्षम है। और इस दृष्टि से कविता जो है और जो कला सृजनता सर्वाधिक मूल्यवान है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मानव की जो इच्छाओं को संतुलित करने के लिए जो कविता है वो कलाएं हैं वो सर्वोत्तम माना है रिचर्ड ने मूल सिद्धांत में नवीनता दिखती है। इनकी जो मूल सिद्धांत है इसमें नवीनता दिखती है, पहले के जो सिद्धांत थे उनसे ये अलग दिखता है। विवेचन एवं विश्लेषण भी इसके जो तर्क संगत है, लेकिन इसे न तो मनोवैज्ञानिक की पुष्टि करते हैं और ना ही काव्य आलोचना, फिर भी या नहीं तो इसे मनोविज्ञान ही पुष्टि करते हैं इस सिद्धांत को और ना ही इसे काव्य आलोचक पुष्टि करते हैं। फिर भी पाठक को केंद्रित करने में, क्योंकि इन्होंने पाठक को केंद्र में रखकर इस आलोचना को दिया, इस सिद्धांत को दिया, इस कारण से पाठक को केंद्रित करने में ये इनका जो विवेचन है वो पद्धति के में नयापन आता है और इसमें विशिष्टता के कारण यह साहित्य सिद्धांत में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये हमारा आइए रिचर्ड का मूल सिद्धांत था जिसको हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।
ये हमारा पार्ट 5 था। अब इसके बाद पार्ट 6 टी.एस. इलियट पे होगा। इसके बाद पूरा ये जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है ये खत्म हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।